हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो केमिस्ट्री का वो पॉइंट जो कल के लेक्चर में बच्चों को समझ में नहीं आया था। वो था एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। क्रिस्टलाइन जितने भी होते हैं वो एनिसोट्रॉपिक इन नेचर क्यों होते हैं, इसके पीछे एक कंसेप्ट ये था। मैंने बताया भी था बहुत सारे बच्चों को, लेकिन थोड़े ना समझ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी बच्चों को। मैं बता रहा हूँ फिर से आप लोगों को कि अगर हम एन आइसोट्रॉपिक की बात करते हैं तो एन आइसोट्रॉपिक पहले है क्या। एन आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है ये एक फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल प्रॉपर्टी है जो आप लोगों को इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंट के बारे में जानकारी देता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानकारी देता है, या फिर आप किसी भी एंगल पर अगर जो क्रिस्टल्स के अंदर में जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है उसको अगर आप मेज़र करोगे, कोई भी क्रिस्टल्स एंड मतलब अगर उसके अंदर में जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आयन्स है, तो हर एक क्रिस्टल्स में डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में होंगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जो भी पार्टिकल्स होंगे तो उनका क्या होगा, डायमेंशंस अलग होगा, उनकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होगी वो अलग होंगे। तो इसके साथ साथ आप कह सकते हो कि क्रिस्टलाइन में स्पेशली एन आइसोट्रॉपिक्स का मेन रीज़न यही है कि उनका जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी है, उनका आप कह सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर में, आप लोगों को शायद दिख रहा होगा कि इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में आपको पता है कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अलग अलग होंगे दोनों, तो सब जो अलग अलग होंगे तो क्या हो सकता है इसमें जो मेन होने का मेन नेचर जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है हर डायरेक्शन में सेम नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर है और इनका जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो भी डिफिनिट नहीं है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ पर जो भी अरेंजमेंट है, इनकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है वो अलग होंगे। लॉन्ग रेंज ऑर्डर होने की वजह से इनके हर एक डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग होगा, जिस कारण से इसको एन आइसोट्रॉपिक्स कहा जाता है। और एमॉर्फस में क्या होता है बच्चों, एमॉर्फस में आप कह सकते हो कि उनका जो शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, उनके जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है जिस तरह से अरेंज है, तो वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर में है। तो आप कह सकते हो कि उनके अंदर में आइसोट्रॉपिक नेचर होगा, ना कि एन आइसोट्रॉपिक नेचर होगा बच्चों। तो यहाँ पर आप लोग याद रखना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर anisotropic in nature. That is because some of their physical properties like electrical resistance or refractive index will show their different values, which is when measured along with the direction in the same crystals, which arises from the different arrangement of the particles in the different directions, right. This figure, which is very simple two-dimensional pattern of arrangement of the two kinds of atoms, which is a mechanical property such as the resistance of shearing stress, might be quite clear, but the direction is indicated. You can see they are having a different direction, so that's why these are known as anisotropics. And in the amorphous, since there is a short range order, so they are known as isotropics. Here you can see some differences. What are the differences between the amorphous and crystalline solids? So first is the shape, that is crystalline are having definite characteristics. Because of the definite characteristics, they are having the geometrical shape which is regular, and in the amorphous it is a short range order, that's why they are having irregular shaping. If we talk about the melting points, the crystalline solids are having a sharp and it melts at a sharp and characteristic temperature. But if we talk about amorphous solids, it is a gradually softened over a range of temperature. Cleavage property, when we cut with a sharp edge tool to the crystalline solid, it breaks into the two pieces, and newly generated surfaces are also plain and smooth. But if we cut amorphous solids with a sharp edge tool, then they cut into the two pieces, but it is in the irregular surfaces. Heat of fusion, they have a different and characteristics. Enthalpy of fusion, they do not have. If we talk about the amorphous, they do not have definite enthalpy of fusion. If we talk about anisotropic nature, in the order of arrangement and the constituent particles, the crystalline solids are having anisotropic in nature. They are true solids. They are having long range order. If we talk about the amorphous, they are isotropic in nature. They are pseudo solids or supercooled liquids, and they are having only short range order. So these were the main differences between the amorphous and crystalline solids. Beside the crystalline and amorphous solids, there are some solids which apparently appear amorphous, but they have microcrystalline structure. आप लोगों ने सुना है ये नाम, microcrystalline structure. This microcrystalline structure, these are called polycrystalline solids.
Metals often occur in the polycrystalline condition. Individually, crystals are randomly oriented, so a metallic sample may appear to be an isotropic even though a single crystal is an anisotropic. Amorphous solids are used for materials, glass, rubbers, and plastics. Find maybe applications in our daily lives. Amorphous silicon is one of the best photovoltaic material which is available for the conversion of sunlight into the electricity. तो बच्चों ये था हमारा एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक, जिसमें हम लोग जानते हैं कि क्रिस्टलाइन जो है एनाइसोट्रॉपिक क्यों होता है और एमॉर्फस क्या होता है बच्चों, एमॉर्फस हमारा आइसोट्रॉपिक है। अब आ जाइए क्रिस्टलाइन इन नेचर। एमॉर्फस सब्सटेंस जो भी है उनका ऑर्डर कैसा है बच्चों, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के कैसे हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अगर आप कोई मेटल ले लीजिए, आयरन, कॉपर, सिल्वर, या सल्फर, नॉन मेटल ले लीजिए, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, या आयोडीन हो गया, कुछ कंपाउंड्स ले लीजिए, सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, नेप्थलीन, जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के रूप में आप अगर ले लेते हैं, तो आपने कभी बांटने की कोशिश की क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कैसे कैसे बांट सकते हैं। तो इनको बांटने के लिए क्या किया गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या फिर बॉन्ड्स के नेचर को देखा गया, किस तरह का बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो जैसे ही क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में चेक किया गया बॉन्ड्स, तो वंडरवाल फोर्सेस थे, आयनिक बॉन्ड्स थे, कोवेलेंट बॉन्ड्स थे, मेटेलिक बॉन्ड्स थे। तो ये बॉन्ड्स के आधार पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को 4 भाग में बांट दिया, मॉलिकुलर, आयनिक, मेटेलिक और क्रिस्टलाइन। अब आपको कोई पूछेगा व्हाट इज मॉलिकुलर सॉलिड, तो मॉलिकुलर आप जानते हैं कोई भी सॉलिड का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा वो मॉलिक्यूल से बना होगा, तो वैसे सॉलिड्स को हम लोग मॉलिकुलर सॉलिड्स कहेंगे। मॉलिकुलर सॉलिड्स को जनरली 3 भाग में बांटा गया, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन। नॉन पोलर सॉलिड्स में कहोगे कि ऐसा मॉलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिनके अंदर में जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है वो आपका मॉलिकुलर फॉर्म में है, लेकिन वो नॉन पोलर जैसे हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, और बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स जो नॉन पोलर कोवेलेंट है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि चाहे हाइड्रोजन ले लीजिए, क्लोरीन ले लीजिए, या फिर आयोडीन ले लीजिए, ये सब के सब क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है बहुत ही वीकली डिस्पर्जन फोर्स या फिर लंडन फोर्स, जो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 स्टैंडर्ड 11 में पढ़ा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर में, कि ये जो है लंडन फोर्स क्यों होते हैं। तो इनके अंदर में लंडन फोर्स होते हैं। ये सॉलिड जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं बच्चों। सॉफ्ट होने की वजह से क्या होगा, ये नॉन कंडक्टर होगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। यूजुअली ये गैसियस और लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर पे पाए जाते हैं। अब हम दूसरे टाइप्स ऑफ मॉलिकुलर सॉलिड्स की बात करेंगे, तो वो है हमारा पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स। ऐसा मॉलिकुलर सॉलिड जैसे HCl जो है, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये सब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सॉलिड जो है एक दूसरे से बहुत स्ट्रांगली डाइपोल इंट्रैक्शन होगा इनके अंदर में, ये सॉलिड भी सॉफ्ट होते हैं, ये भी नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन जब ऐसे सॉलिड्स को आप जो हमारे नॉन पोलर और पोलर को कंपेयर करोगे तो नॉन पोलर से बहुत ज़्यादा है ये, तो द मेल्टिंग पॉइंट्स आर हायर देन दोज ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड्स। ये जो है जनरली गैसेस और लिक्विड्स रूम टेम्परेचर पर और प्रेशर पर एग्जिस्ट करते हैं। इसके एग्जांपल सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड, सॉलिड अमोनिया, ये सब जो है आपके पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स के एग्जांपल्स है। अब आ जाइए हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड्स। तो ऐसा मॉलिकुलर सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसके अंदर में सबसे पहले तो कोवेलेंट बॉन्ड क्रिस्टलाइन होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन फ्लोरीन की, आप लोगों को पता होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 तरह के होते हैं, इंटरमॉलिकुलर और इंट्रामॉलिकुलर। तो यहाँ पर जो भी सॉलिड्स होंगे वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे। हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम से मिलकर के बने होंगे। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूल, जैसे आप कह सकते हो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के रूप में आइस को, जो आपने बर्फ़ को ठंडा करके आइस बनाया है, तो उस आइस में आपने देखा होगा कि उसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं H2O आइस सॉलिड स्ट्रक्चर है, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये वोलाटाइल लिक्विड्स है, ये सॉफ्ट सॉलिड्स है रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो बच्चों ये था हमारे मॉलिकुलर सॉलिड्स के टाइप। अब हम लोग बात करेंगे आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स जो है ये ऐसे सॉलिड्स हैं जिनका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है आयन से मिलकर के बने होते हैं। इनका जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, कैटायन और एनायन से बॉन्डेड होते हैं। इनके बीच में जो फोर्स काम करेगा दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कोलम्बिक फोर्स के नाम से भी उसको जाना जाता है। ऐसा सॉलिड जो होते हैं दे आर हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर, दे आर हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों याद रखना, ये आयनिक सॉलिड्स के आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हार्ड होता है। क्यों हार्ड होता है? क्योंकि इनके आयंस जो होते हैं दे आर नॉट फ्री टू मूव अबाउट, लेकिन ये इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर्स होते हैं। लेकिन जब भी इसको आप मॉल्टेन स्टेट में या फिर पानी में डिसॉल्व करोगे, जब इनके आयन फ्रीली मूव होने के लिए रेडी होते हैं, तब आप कह सकते हो कि ये एक क्या है बच्चों,
कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड्स है। तो ये था हमारा आयनिक सॉलिड्स। अब हम मेटेलिक सॉलिड्स की बात करें, मेटल्स आर ऑर्डरली कलेक्शंस ऑफ पॉजिटिव आयंस। आप लोगों को पता है कि मेटल को जनरली कहा जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, उनके अंदर में सारे पॉजिटिव जितने भी आयंस है वो सराउंडेड होते हैं। उसको आप कह सकते हो पॉजिटिव आयंस के ये सी है, सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इनके अंदर में बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो पॉजिटिव आयंस में बहुत ज़्यादा घिरा हुआ होता है, और हर एक मेटल जो है कंट्रीब्यूट करता है एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे आप लोगों को पता होगा आयरन 2+ है, आयरन 3+, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मतलब 2+, 3+, 1+ में कन्वर्ट होते हैं। दिस फ्री कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स विच एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, these electrons flow through the network of positive ions. Similarly, when heat is supplied to one portion of a metal, the thermal energy is uniformly spread throughout by the free electrons. Another important characteristics of the metal in such luster and colors in the certain cases. This is also due to the presence of free electrons in them. Metals are highly malleable and ductile. तो बच्चों तुम लोगों को पता है कि कोई भी मेटल्स की हम बात करें तो मेटल्स जो है ट्रांजिशन मेटल्स को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एग्जिस्ट करें। डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स का मतलब ही हो गया दे आर फ्रीली टू मूव देयर इलेक्ट्रॉन्स, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को फ्रीली मूव कर सकते हैं। और यही रीज़न है वो जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्रीली मूव करते हैं, जिस कारण से मेटल्स के जो प्रॉपर्टी है जैसे लस्टर हो गया, कलर्स हो गए, यही रीज़न है कि उनके इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर जाते हैं। और ये आप लोगों को पता है कि मेटल जो है मेलेबल्स भी होते हैं और डक्टाइल्स भी होते हैं, राइट। अब आ जाइए कोवेलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड। A wide variety of crystalline solids of non-metal which result from a formation of covalent bonds between the adjacent atoms or molecules throughout the crystals. They are also called giant molecules. Covalent bonds are very strong and directional in nature. Therefore, atoms are held very strongly at their position. Such solids are very hard and brittle. They have extremely high melting points and boiling points. Even they decompose before melting. They are insulated and do not conduct electricity. Diamond, silicon carbide, these are the examples of this covalent network solids.